पैसिफिक की गहराइयों में कुछ बहुत ही अजीब घट रहा है। ओशन टेम्परेचर्स में वैज्ञानिकों को एक बहुत ही मिस्टीरियस शिफ्ट देखने को मिला। अजीबोगरीब विंड पैटर्न्स ने सबको हैरान कर दिया और एक ऐसी खामोशी जो मानो अपने अंदर भयंकर तूफान समेटे हुए है। वैज्ञानिक देख रहे हैं और ये सभी संकेत इशारा कर रहे हैं एक ऐसी घटना की ओर जिसे रोका नहीं जा सकता। ला नीना आ रहा है। ये सिर्फ मौसम में होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि ला नीना का इतिहास रहा है कि वो नेचर की लिमिट्स तक को टेस्ट करता है। ला नीना की वजह से हमने कई डेवास्टेटिंग फ्लड्स को देखा, ऐसा सूखा जिसने नदियों तक को रेत में बदल दिया, और ऐसे ठंडे तूफान जिन्होंने कई इलाकों को पूरी तरह से जमा दिया। ला नीना की ताकत को इंसानी सभ्यता ने पहले भी कई बार देखा है, और अब हर एक गुजरते साल के साथ धरती के क्लाइमेट पैटर्न्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक नया फोरकास्ट इशू किया है कि ला नीना का प्रभाव हमें 2024 के आखिर से और 2025 की शुरुआत से ही देखने को मिल जाएगा। जल्द ही इंडिया में गर्मियां आने वाली हैं और हीट वेव्स हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन वहीं पैसिफिक दूसरी तरफ ठंडा होता जा रहा है। वहां का वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया का वेदर सिस्टम आने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। अब हमारे सामने एक सवाल है, क्या होगा जब ला नीना उस समय दस्तक देगा जब हम पहले से ही रिकॉर्ड टेम्परेचर्स, सूखे तूफानों और हीट वेव से जूझ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इस रहस्यमयी वेदर फिनोमिनन के बारे में जानेंगे। ला नीना क्या है? ला नीना सुनने में इतना हॉरिबल नहीं लगता, लेकिन ये एक ऐसा क्लाइमेट इवेंट है जो कुदरत को एक्सट्रीम मोड में ले जाता है। एल नीनो को इसी का सिबलिंग माना जाता है। ला नीना की अगर बात की जाए तो ये पैसिफिक की गहराइयों से शुरू होता है, जहां पावरफुल ट्रेड विंड्स गर्म पानी को ओशन के वेस्टर्न साइड में पुश कर देती हैं। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से नीचे मौजूद ठंडा पानी ऊपर सरफेस पर आ जाता है, जिसकी वजह से पैसिफिक का सेंट्रल और ईस्टर्न एरिया पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ला नीना समुद्र के पानी को सिर्फ ठंडा ही नहीं कर रहा, बल्कि ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर देता है जिससे आसपास मौजूद हर एक चीज बदल जाती है। जैसे ही समुद्र ठंडा होता है, ये वहाँ के एटमॉस्फेयर को भी बिगाड़ देता है। ये जेट स्ट्रीम को शिफ्ट कर देता है, जिससे पूरे वातावरण के प्रेशर सिस्टम में बदलाव आ जाता है और हवाएं पहले से ज्यादा तेज हो जाती हैं। इससे एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती है जो सभी महाद्वीपों के सीजनल वेदर पैटर्न्स को ड्रास्टिकली चेंज कर देती है। तेज बारिश और आंधी तूफान, कभी एकदम से ठंड का बढ़ जाना, लंबे समय तक सूखा और कई जगहों पर बाढ़, ये सब होगा ला नीना के आने पर। लेकिन ये सब कुछ इतना अनप्रिडिक्टेबल होगा कि समय रहते हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ला नीना को जो चीज और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है हर बार इसका हर जगह पर एकदम स्ट्रेंज बिहेव करना। अगर एक बार ला नीना की वजह से किसी जगह पर फ्लड्स देखने को मिले, तो अगली बार वहां पर सूखा पड़ा और अगली बार कुछ और ही देखने को मिला। इसके इफेक्ट्स को प्रिडिक्ट करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी ला नीना को एक रहस्य बनाए रखती है। ये एक ऐसी फोर्स है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इसके ऊपरी पैटर्न्स को देखकर इसके होने का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव क्या होंगे उनका पता लगाना अभी हमारे बस की बात नहीं है। ला नीना हमारे लिए कोई नया फिनोमिनन नहीं है, लेकिन इसका हर एक इवेंट अपने आप में यूनिक होता है और अपने साथ कई डार्क मिस्ट्रीज को भी लेकर आता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी एडवांसमेंट कुदरत के आगे कितनी छोटी पड़ सकती है। ला नीना का मैसिव स्केल पर पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करना हमारी क्लाइमेट की अंडरस्टैंडिंग को भी चुनौती देता है। द ग्लोबल इम्पैक्ट। जब ला नीना का हमला होगा तो इसका इम्पैक्ट हमारे पूरे ग्लोब पर देखने को मिलेगा। हर जगह का मौसम एकदम अजीब बर्ताव कर रहा होगा, जिससे कई इलाकों में एक्सट्रीम कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। नॉर्दर्न अमेरिका में ला नीना सर्दियों के टेम्परेचर को और भी कम कर सकता है। आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवा
एक बड़े इलाके में ठंडे तूफान और फ्रीजिंग कंडीशंस को जन्म देगी। वहीं गल्फ कोस्ट और साउथ ईस्टर्न अमेरिका में तेज हरिकेन्स देखने को मिल सकते हैं। अक्रॉस द पैसिफिक लानीना के इफेक्ट्स ड्रामेटिकली डिफरेंट होंगे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में भारी बारिश और तूफान आने की चेतावनी है। नदियां अपने उफान पर होंगी और बहुत से इलाकों में बाढ़ से तबाही होने की संभावना भी जाहिर की गई है। बहुत बड़ी आबादी को एक दूसरी जगह पर शरण लेनी पड़ेगी। ये हमारी कुदरत और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। हमारे शहर के शहर तालाबों में बदल जाएंगे और कोस्टल एरियाज के लोग भी हमेशा डर के साए में जी रहे होंगे, क्योंकि वहां पर मॉनसून आंधी तूफान और बाढ़ के एक कभी न खत्म होने वाले साइकिल में तब्दील हो सकते हैं। साउथ अमेरिका में भी लानीना का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वहां की परिस्थितियां एकदम उलट होंगी। एक बड़ा इलाका सूखे की चपेट में आ जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, जिससे पानी की कमी पूरे इलाके को बद से बदतर बना देगी। इसके अलावा जब बारिश नहीं होगी तो फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। किसानों और आम लोगों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। इसके अलावा लानीना के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अफ्रीका महाद्वीप भी इससे बचा नहीं रहेगा। द साहेल और ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहले से ही भारी बारिश की मार झेल चुके हैं, लेकिन वो खुद को अब एक लंबे चलने वाले सूखे से घिरा हुआ पाएंगे। लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगने वाली हैं। अफ्रीका में कई कम्युनिटीज हैं जो मौसमी बारिश पर निर्भर हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होगी, वाटर रिजर्वायर्स सूख चुके होंगे, तो उनके सामने भुखमरी जैसी महामारी भी आ सकती है। इसके अलावा लानीना सिर्फ मौसम के बदलने, बरसात, फ्लड्स या फिर सूखे से जुड़ी हुई नहीं है। इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। लानीना का इम्पैक्ट जंगलों, रेगिस्तानों और समुद्रों तक भी पहुंचेगा। जहां सूखा होगा वहां जंगलों में आग वनस्पति और वन्य जीवन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरे इलाकों में पानी की कमी से जानवर माइग्रेट करेंगे, लेकिन दूर दूर तक कुछ न मिलने से मारे जाएंगे। लानीना के ये सारे प्रभाव चाहे हमारी पृथ्वी पर प्रलय न ला पाएं, चाहे मानव जाति को खत्म न कर पाएं, लेकिन ये हमारी और कुदरत की जुगलबंदी को तोड़ देगा और हम कहीं न कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? लानीना आने के आसार इतने बढ़ चुके हैं और साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पैसिफिक में तापमान घटने लगा है, हवाएं तेज हो रही हैं और समुद्री लहरों में आ रहे अजीब बदलाव ये हिंट दे रहे हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत हमें लगातार चेतावनी दे रही है। हमें समय दिया जा रहा है ताकि हम इसे झेलने की तैयारी कर सकें। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक इन पैटर्न्स को समझने में लगे हुए हैं ताकि इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। सैटेलाइट डेटा और समुद्र में मौजूद इंस्ट्रूमेंट से रियल टाइम डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि लानीना के इफेक्ट्स को सिमुलेट किया जा सके। ये सिर्फ एकेडमिक्स और इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि इस डेटा के आधार पर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों का फैसला होने वाला है। लानीना के शुरुआती फोरकास्ट बताते हैं कि अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। पर जैसे हमें चेतावनी पहले मिल चुकी है, तो क्या हमारी तैयारी हमारी मदद कर पाएगी? सेंट्रल एशिया के शहरों में बारिश का इतना अनुमान है कि सड़कें नदियां बन जाएंगी। वो इलाके जहां सूखा पड़ने के ज्यादा चांसेस हैं, वहां लगातार सर्वेज किए जाएंगे ताकि फसलों को बचाया जा सके। कोस्टलाइन के आसपास फ्लड डिफेंस के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को हमेशा तैयार रखा जाएगा। तैयारी तो हमने कर ली है, लेकिन लानीना इतना ताकतवर है कि वह हमारी किसी भी तैयारी को आसानी से हमारी हार में बदल सकता है। लानीना कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो 1 या 2 दिन तक रहेगा या इसके आने या जाने का हमें पता चल जाएगा, बल्कि ये सालों साल तक लगातार बना रहेगा। इसलिए भी लानीना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सबसे पहला डिफेंस होगा, लेकिन लानीना इन्हें भी लिमिट्स तक टेस्ट करेगा। हमारे बनाए हुए ब्रिजेस, रोड्स और बिल्डिंग्स जो दशकों तक टिके रहने के लिए बनाए गए हैं, लानीना इनकी लाइफ को भी खत्म कर देगा। और कुछ तो लानीना के अटैक को झेल भी नहीं पाएंगे। वो इलाके जहां रिसोर्सेज की कमी है,
वहां लोगों को आपस में मिलकर इस समय को सरवाइव करना होगा। ये इवेंट इतने लंबे समय तक चलेगा कि इससे हमारे अंदर जो डर है, जो कमियां हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो निकलकर हमारे सामने आएंगी। वो भी कुछ इस तरह से जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। लड़ाई के दौरान ही कहा जाता है कि कुछ देशों ने नेचर को सबसे घातक हथियार बनाने की कोशिश की थी। मौसम को अपने दुश्मन पर एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम किया था, ऑपरेशन पॉपॉय। इसका इस्तेमाल वियतनाम वॉर के दौरान क्लाउड सीडिंग करके अननेचुरल रेन और फ्लड लाने के लिए किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स द्वारा फॉग से रिलेटेड कई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए गए थे। नाजीज भी वेदर को मैनिपुलेट करके नेचर के हर एक एस्पेक्ट को वेपनाइज करना चाहते थे। हमेशा से हम ये मानते आए हैं कि नेचर की फोर्सेस हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे इवेंट्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सन 2010 में ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था और इसके पीछे ला निन्या को जिम्मेदार बताया गया। वैज्ञानिक इसे नेचुरल डिजास्टर कह रहे थे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने जो कहा वो शायद किसी को हजम ना हो। उनका कहना था कि इसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ हो सकता है, कोई ऐसी शक्ति जिसने बड़े पैमाने पर मौसम को मैनिपुलेट करना सीख लिया है। वहीं सन 2010 में ही एक बहुत अजीब घटना होती है। पैसिफिक के कई आइलैंड्स पर अचानक ही सुनामी की वार्निंग सबको हैरान कर देती है। लोगों में दहशत फैल जाती है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस दिन ना कोई भूकंप आया और ना ही कोई सुनामी। वो फॉल्स अलार्म थे। उस घटना ने वार्निंग सिस्टम पर सवाल तो खड़े किए ही, लेकिन कुछ लोगों को ये इवेंट किसी बहुत बड़ी मिस्ट्री की ओर इशारा कर रहा था। आज दुनिया भर में हमें मिस्टीरियस वेदर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लड्स, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स कहीं कोई रहस्यमयी और गहरी साजिश तो नहीं है, और या फिर ये सिंपली ला निन्या की वजह से ही हो रही हैं? लेकिन सबसे डराने वाला सवाल तो यही है, क्या ला निन्या को इंजीनियर किया जा सकता है? क्या धरती पर कोई ताकत है जो ला निन्या जैसी पावर को भी कंट्रोल कर रही है? पैसिफिक ओशन की गहराइयों में ला निन्या का जन्म होता है, जब पावरफुल ट्रेड विंड्स पैसिफिक ओशन की सतह पर मौजूद गर्म पानी को अपने साथ बहाकर वेस्टर्न साइड में ले जाती हैं। गर्म पानी के डिस्प्लेस होने से ओशन के नीचे मौजूद ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, जिस वजह से एक बड़े स्केल पर पैसिफिक ओशन का सेंट्रल और ईस्टर्न एरिया एकदम से ठंडा पड़ जाता है। पैसिफिक ओशन के यूं ठंडा पड़ जाने से पूरे ग्लोब का वेदर सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है और हमें जगह जगह पर अनप्रेडिक्टेड नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। ला निन्या के अराउंड हमेशा से ही मिस्ट्रीज रही हैं, क्योंकि ला निन्या के आने पर दुनिया में क्या प्रभाव होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कभी इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाती है, तो कभी पूरा ऑस्ट्रेलिया सूखे की चपेट में आ जाता है। ला निन्या कहां पर क्या तबाही मचाने वाला है, जब तक हमें इस बात का अंदाजा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अक्सर हर 2 से 7 साल बाद पैसिफिक ओशन के इस तरह से ठंडा होने का साइकिल चलता रहता है, जो ला निन्या जैसे डिजास्टर को जन्म देता है। लेकिन क्या हो अगर ये नेचुरल साइकिल पूरी तरह से नेचुरल ना हो, जैसा कि अक्सर हम सोचते हैं? द अनसीन इन्फ्लुएंस ऑफ जियो इंजीनियरिंग। चलिए पॉसिबिलिटीज की दुनिया में चलते हैं, जहां वेदर मैनिपुलेशन या जियो इंजीनियरिंग कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि एक रियलिटी है, जिसने हर इंसान की जिंदगी पर एक पकड़ बना रखी है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या वेदर को इंजीनियर किया जा सकता है, और इसका जवाब आपको अंदर तक डरा देगा। सन 2000 के शुरुआती समय में वेदर मैनिपुलेशन के आइडिया ने काफी सुर्खियां बटोरी। कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार ने उस समय हार्प यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम जैसी टेक्नोलॉजी से धरती के आइनोस्फीयर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इनका गोल था वेदर पैटर्न्स को कंट्रोल में करना और इवन हरिकेन्स और ड्राउट्स तक को ट्रिगर करना। कहीं ये टेक्नोलॉजी ला निन्या के दौरान वेदर में होने वाले बहुत ही स्ट्रेंज शिफ्ट से
कहीं जुड़ी हुई तो नहीं है। ये इवेंट्स इतने एक्सट्रीम होते हैं कि वैज्ञानिक भी इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये मानते हैं कि ला निन्या जैसा खतरनाक इवेंट किसी छिपी हुई ताकत का एक हथियार हो सकता है। एक जाहिर सा सवाल हमारे मन में आ सकता है कि आखिर कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई देश इतने बड़े पैमाने पर वेदर कंट्रोल आखिर क्यों करना चाहेगा? तो इसका जवाब है दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए। ला निन्या जैसे इवेंट्स को इंजीनियर करके दुश्मन देश को इकोनॉमिकली तबाह किया जा सकता है। सुपर पावर बनने की होड़ हमने कोल्ड वॉर के दौरान देखी ही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोल्ड वॉर वेदर कंट्रोल करने के लिए भी लड़ी जा रही हो, लेकिन बहुत ही सीक्रेट तरीके से? क्योंकि इसके कई फायदे हैं। वेदर को किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करके दुश्मन इलाके में तबाही मचाई जा सकती है। इसके मिलिट्री एडवांटेजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बारिश और टेम्परेचर को कंट्रोल करके बाढ़ और सूखे को भी रोका जा सकता है, जिससे फसलों की पैदावार को भी बढ़ाया जा सकता है। इससे कोई भी देश अपनी एग्रीकल्चर डोमिनेंस कायम कर सकता है। दुश्मन देश में मौसम की मार से वहां की पूरी इकोनॉमी को तबाह किया जा सकता है, जिससे बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स तक को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये देश की जियोपॉलिटिकल पावर को बढ़ा देता है। इन सब में सबसे खतरनाक बात यह है कि सब कुछ बिना दुश्मन देश को पता लगे छिपकर भी किया जा सकता है, और यही चीज इसे सबसे घातक हथियार बना देती है। अ ग्लोबल एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि 1990 के बाद वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया है कि जैसे जैसे हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके साथ ही ला निन्या की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। हालांकि ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन क्या हो अगर ला निन्या के इवेंट्स नेचुरल ना हो तो? हो सकता है कि इन दशकों के दौरान ग्लोबल पावर्स ने वेदर मैनिपुलेशन के एक्सपेरिमेंट के स्केल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया हो जो हमारी सोच से भी परे हो, और उसी का खामियाजा दुनिया भर के लोगों ने भुगता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट पॉइंट आउट करते हैं क्लब ऑफ रोम को, जो कि साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स का एक ग्रुप है जिसने सन 1972 में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्लाइमेट मैनिपुलेशन जैसी खतरनाक सोच को सामने रखा था। कहीं ला निन्या उसी का टेस्ट सब्जेक्ट तो नहीं है? ग्लोबल वेदर इंजीनियरिंग का वो फेज जो अर्थ के वेदर साइकिल्स को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया हो। जरा सोच कर देखिए, हर वो फ्लड, ड्राउट और वाइल्ड फायर जिसका दोष हमने ला निन्या पर लगाया, कहीं वो एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं? चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता और पावर की लड़ाई हो, या फिर कुछ इससे भी ज्यादा खतरनाक। अगर वाकई कोई इस तरह से वेदर कंट्रोल कर रहा है तो वो बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट मिशन का हिस्सा होगा। स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस। वेदर कंट्रोल और ला निन्या से जुड़ी सबसे स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग थियरीज में कहीं न कहीं मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि सन 2015 में पेंटागन से एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसमें वेदर को मिलिट्री पर्पस के लिए किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजीज आउटलाइन की गई थी। उस पेपर में कुछ ऐसी वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स को रेफर किया गया था जिनसे दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाया जा सके। वहां भुखमरी जैसी महामारी से लेकर सामाजिक अव्यवस्था पैदा की जा सके। अब आप इसे ला निन्या से जोड़कर देख सकते हैं। ला निन्या से जो वेदर पैटर्न्स बनते हैं वो कोई मजाक नहीं है। बहुत बड़े स्केल पर फ्लड्स, कहीं पर तो सालों साल का सूखा, और फसलें तो हर तरह से बर्बाद हो ही जाती हैं। अगर ये इवेंट्स जानबूझकर सही समय पर एक तरह से स्टेज किए जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ला निन्या कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि एक अल्टीमेट वेपन है। 2013 का फिलीपींस टाइफून। 2013 की बात है। हायान नाम के टाइफून ने पूरे फिलीपींस को ध्वस्त करके रख दिया था। ये उस समय रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा और ताकतवर तूफान था, लेकिन उस तूफान की टाइमिंग बहुत अजीब थी। ये वो समय था जब फिलीपींस ग्लोबल समिट्स में एक स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन की डिमांड करता था। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो टाइफून फिलीपींस को एक चेतावनी थी। क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो तूफान इंटरनेशनल पॉलिटिकल टेंशंस के बीच में हेडलाइन बन गया था? हार्प फैसिलिटी अलास्का। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, हार्प।
अलास्का में एक बहुत ही मिस्टीरियस इंस्टॉलेशन है और कुछ लोग मानते हैं कि वो वेदर मैनिपुलेशन स्टेशन है जो आइनोस्फीयर तक को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। वहीं फैसिलिटी का कहना है कि उसका पर्पस सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिसर्च करना ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हार्प ला निन्या जैसे इवेंट्स को भी ट्रिगर कर सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर अमेरिका वेदर कंट्रोल कर सकता तो शायद कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स इतना भयानक रूप न लेती। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर उनकी सीक्रेसी बीच में आ रही हो। इसके बाद है केमट्रेल्स, वो सफेद बादल जो रॉकेट अपने पीछे से छोड़ता चला जाता है और वो काफी देर तक हमें आसमान में दिखाई देते हैं। इसके पीछे भी कई लोग मानते हैं कि ये वेदर मॉडिफिकेशन का ही एक तरीका है। बादलों में किसी तरह के केमिकल को छोड़ा जाता है जिससे मौसम में मन चाहे बदलाव किए जा सके। हो सकता है कि ये वेदर कंट्रोल का कोई तरीका हो, लेकिन मुझे ये सोचकर डर लगता है कि बचपन में हम इन केमट्रेल्स को खूब देखा करते थे, लेकिन कभी ये जाना ही नहीं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये भी नहीं पता था कि जिस मासूमियत से हम वो नजारा देखा करते थे उसके पीछे इतनी खतरनाक कॉन्स्पिरेसी छिपी होगी। शायद हम इसके पीछे की सच्चाई को पूरी तरह से कभी ना जान पाएं। ये सवाल कि ला निन्या नेचुरल है या इंसानों द्वारा ही बनाया गया कोई हथियार है, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है और आखिर क्यों। हो सकता है कि ये सवाल हमेशा ऐसे ही बना रहे, लेकिन एक बात तो तय है कि कुदरत को समझने और उसे कंट्रोल करने की चाहत इंसानों की हमेशा से ही रही है। बेशक हर मूवी में हम इंसान उस आपदा को रोकने की कोशिश करते हैं और शायद कुछ लोग मूवी के एंड में बच भी जाते हैं। ऐसी बहुत सी न्यूज आती रहती हैं और इवन बहुत सी यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पर यह बताया जाता है कि कौन से तरीके हैं जिनसे हमारी धरती खत्म हो सकती है, जैसे निबिरू और प्लेनेट एक्स की वजह से, मायन कैलेंडर और ऐसी ही कई प्राचीन भविष्यवाणियां, द ग्रेट फ्लड, अनस्टॉपेबल फायर, धार्मिक प्रोफेसीज, वॉल्केनोज, सुनामीज और स्पेस से आने वाली आपदाएं। इनमें से कुछ क्लेम्स वैज्ञानिक आधार पर दिए जाते हैं तो कुछ पूरी तरह से अलग होते हैं जिन्हें ना तो वेरीफाई किया जा सकता है और न ही पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आज के आधुनिक युग में हम भ्रम में नहीं जी सकते। मनोरंजन के लिए निबिरू और प्लेनेट एक्स की कल्पना तो कर ही सकते हैं, जहां आज हम ये जानते हैं कि एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की घटनाओं को हम संभावनाओं के आधार पर ही देखते हैं। द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, जी हाँ, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, ये एक इनएविटेबल इवेंट है जिसे टाला नहीं जा सकता। हम ये जानते हैं कि आज हम इंसान इस धरती पर करीब 7.8 अरब की तादाद में हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारा इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आधुनिक मनुष्यों को इस धरती पर आए 3 से 4 लाख साल ही हुए हैं, लेकिन द ग्रेट एप्स यहाँ पर कुछ मिलियन साल पहले हुआ करते थे और उससे भी पहले कुछ स्पीसीज थीं जिनमें एवोल्यूशन हुआ तो वो ग्रेट एप्स बन गए। एवोल्यूशन का ये टाइमलाइन हिस्ट्री में 50 से 60 मिलियन साल पीछे जा सकता है, लेकिन समय में पीछे जाकर हम शायद ये देखकर चौंक जाएं कि इंसान कुछ ऐसे जीवों से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। बेशक यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जहाँ पर हम एक सिंगल ह्यूमन टाइम स्केल पर कुछ खास महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाखों सालों के एक बड़े टाइम स्केल पर एवोल्यूशन इनएविटेबल है। एवोल्यूशन रुक नहीं सकता। जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी धरती पर कंडीशंस चेंज होती गईं, यहाँ पर रहने वाली स्पीशीज पर जिंदा रहने का प्रेशर भी उसी तरह से बदलता रहा। जो उस प्रेशर को झेलता गया वो आगे बढ़ता गया और जो नहीं झेल पाया उसने मौका दिया दूसरी स्पीशीज को आगे बढ़ने का। और इसी बीच जीवों में कुछ रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती गईं। कुछ म्यूटेशंस ने जीवों को उस बदलते परिवेश में ढलने में सहायता की और जीन्स ने वो खूबियां आगे की पीढ़ियों में पास ऑन कर दी और इस तरह से हम आज की दुनिया देख पाए। म्यूटेशंस आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। अनेकों खतरनाक बीमारियां जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ही होती हैं और कई बार ये चीजें हमारे लिए वरदान भी साबित हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें आज से लाखों साल आगे की, बेशक हम इंसान यहाँ धरती पर तो होंगे ही, लेकिन एवोल्यूशन को कोई रोक नहीं पाया होगा। हम बात कर रहे हैं लाखों साल आगे के भविष्य की। वहां पर मनुष्य तो होंगे ही, लेकिन शायद
सब इंसान नहीं होंगे। शायद कोई और ही स्पीसीज इस धरती पर राज कर रही होंगी और ज्यादा चांसेस हैं कि वो हम इंसानों का ही एडवांस्ड वर्जन हो। लेकिन उस समय पर भी इंसान और वो स्पीशीज नेचर का अल्टीमेट प्रेशर फेस कर रहे होंगे। ग्रह के बदलते क्लाइमेट और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, दूसरी स्पीशीज और इंसानों की वजह से, विश्व युद्ध, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की वजह से, नई बीमारियों और कुदरती आपदाओं की वजह से उन पर भी जिंदा रहने का प्रेशर बनेगा। म्यूटेशंस होते रहेंगे और इवेंचुअली किसी न किसी वजह से अंत आ ही जाएगा। किसी आपदा से कितने लोग बचे रहेंगे इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल पर आज नहीं तो कल इंसानी अस्तित्व खत्म होगा और वो हमारे लिए इस दुनिया के खत्म होने का पहला कदम होगा, जिसकी शुरुआत खुद हमारे खत्म होने से होगी। इसके अलावा जो इंसान दूसरे ग्रहों पर रह रहे होंगे या धरती से माइग्रेट कर चुके होंगे, वो शायद इस धरती पर कभी वापस आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो और भी भयानक होगा। द बॉइलिंग ऑफ अर्थ्स ओशंस। वैसे धरती को छोड़कर जो इंसान कहीं और चले गए होंगे, क्या एवोल्यूशन वहां पर उनका पीछा छोड़ देगा? ये सवाल आपके लिए है। खैर, धरती पर अगर वापस आए आज के समय में, तो ये हमें खुशकिस्मती लगती है कि हमारा ग्रह, हमारी धरती ठीक उसी साइज और मास की है जहां एटमॉस्फेयर हो सकता है, सूर्य से एकदम सही दूरी पर है। ऐसे पैरामीटर्स के ढेरों कॉम्बिनेशंस को मिलाकर हमारा ग्रह बनता है, जहां हमें जमीन पर बहता हुआ पानी जिंदगी के पनपने का जरिया बन जाता है। और अगर इन प्रॉपर्टीज में से किसी एक में भी हल्का सा बदलाव आता है, तो यहाँ पर लाइफ की सारी इक्वेशंस पूरी तरह से बदल जाएंगी। जो आज डाइवर्सिटी और वैरायटी हमें धरती के जीवन में देखने को मिलती है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अरबों साल पहले धरती समुद्र से पूरी तरह से घिरी हुई थी, किसी समुद्री दुनिया की तरह, जहां पहले सिंपल और फिर कॉम्प्लेक्स जीवन ने अपनी शुरुआत की। जमीन पर जीवन इसके करोड़ों साल बाद आया, पर इस दौरान एवोल्यूशन सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ। हमारे सौरमंडल के केंद्र में बैठा ये सूरज भी एवोल्यूशन का ही शिकार है, और सबसे पहले ये इस धरती से समुद्र छीन लेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे सूर्य अपने अंदर की हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम में बदलता जाएगा, सूर्य और भी गर्म होगा और एक्सपैंड होने लगेगा। वो और भी ज्यादा चमकदार हो जाएगा और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगेगा। करीब 1 से 2 अरब साल बाद सूर्य से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाएगी। वो एनर्जी इतनी होगी कि जैसे ही वो धरती के समुद्रों को हिट करेगी, धरती के समुद्र उबलने लग जाएंगे। जैसे ही समुद्र उबलने लगेगा, धरती का एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से भर जाएगा, और जिसका नतीजा होगा एक ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेगा। धरती का तापमान खतरनाक तरीके से बढ़ने लगेगा, और उस समय हमारा ग्रह भी वीनस की तरह नर्क बन जाएगा। धरती पर कंडीशंस जीवन के लिए इनहॉस्पिटेबल हो जाएंगी। सरफेस पर रहने वाली लगभग सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स बच पाएंगे जो बादलों के ऊपर रह सकते हैं, और इस तरह से कुदरती फैसला धरती पर आगे की जीवन की दिशा तय करेगा। लेकिन इंसान तो पहले ही खत्म हो चुके हैं या धरती छोड़कर जा चुके हैं, फिर भी कुदरत धरती के लिए और भी बेरहम होती जाएगी, और आगे का फेज और भी खतरनाक होगा। द बैरन रॉक। आप सोच रहे होंगे कि समुद्रों का उबल जाना और भाप बनकर उड़ जाना बहुत बुरा था, लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि धरती पर मौजूद हर एक चीज टूटकर बिखर जाएगी और उसके एटम तक इस दुनिया से चले जाएंगे। हर वो चीज जो कभी इस सतह पर रहा करती थी, वो राख में तब्दील हो जाएगी। हर एक चीज का नामो निशान मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ वो कंडीशंस हो जाएंगी जो आज हमारे सौरमंडल के पहले ग्रह मरकरी पर हैं। आने वाले 5 से 7 अरब सालों में धरती के साथ कुछ ऐसा ही होगा, जब सूरज की कोर में हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और तब महाप्रलय शुरू होगा। इसकी कोर हीलियम और हैवी मेटल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और गर्म भी, जिसकी वजह से सूर्य की आउटर लेयर्स फैलने लगेंगी। जैसे ही सूरज एक्सपैंड होगा, उसकी बाहरी परतें ठंडी पड़ती जाएंगी,
लेकिन इसके उलट सूरज और भी ज्यादा लुमिनस होता जाएगा। जैसे जैसे इसकी कोर और ज्यादा गर्म और कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, वहां पर हीलियम फ्यूजन की शुरुआत हो जाएगी और हमारा सूरज एक मेन सीक्वेंस स्टार से एक सब जाइंट में बदल जाएगा और फिर सब जाइंट से फुल फ्लेजेड हीलियम बर्निंग रेड जाइंट में। और हमारी धरती भी फिर अपनी एग्जिस्टेंस के प्रेशर को फील करेगी, लेकिन वो इतना प्रेशर विदस्टैंड नहीं कर पाएगी। हमारा सूरज आज के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इसकी चमक आज से हजारों गुना तक बढ़ जाएगी। धरती पूरी तरह से उजड़ जाएगी और ये अपने ऑर्बिट से धीरे धीरे पीछे हटने लगेगी। नजदीकी ग्रहों मरकरी और वीनस को सूरज कब का निगल चुका होगा। हालांकि हीलियम बर्निंग का ये जो फेज होगा वो बहुत लंबा चलेगा, लाखों करोड़ों से लेकर अरबों साल तक, और आखिरकार सूर्य से हीलियम भी खत्म हो जाएगी। और जब ऐसा होगा इसकी कोर और कॉन्ट्रैक्ट और गर्म हो जाएगी और फिर कोई एडिशनल फ्यूजन रिएक्शंस नहीं होंगी। सूरज जल्द ही मर जाएगा। एक बड़े धमाके के साथ इसकी कोर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगी और इसकी परतें और ऊपरी सतह धमाके के साथ स्पेस में उड़ जाएगी, जिससे एक प्लेनेटरी नेबुला बनेगा। अगर इस फेज के दौरान उस रेड जाइंट ने धरती को नहीं निगला, फिर भी धरती के बचने के कोई आसार नहीं होंगे, और अगर निगल लिया तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं तो ये एक कब्रिस्तान बन चुके सौरमंडल में लगातार घूमती रहेगी और एक बुझे हुए छोटे से तारे का चक्कर लगाती रहेगी। लेकिन फिर भी ये कहानी का अंत नहीं है। स्वैलोड और रिजेक्टेड। अब चाहे धरती से इंसान बहुत पहले ही खत्म हो गए या छोड़कर चले गए, या फिर ये धरती रहने लायक नहीं बची, उसके बाद यहाँ पर मौजूद सबसे बेशकीमती चीज पानी पर हमला हुआ। उसके समुद्र सूख गए, वो उबलकर भाप बन गए। इसके बाद सब कुछ राख में बदल गया और फाइनली धरती अरबों साल तक कब्रिस्तान बने इस सौरमंडल में घूमती रहेगी। कॉस्मिक रेज क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक धरती पर बरसती रहेंगी, लेकिन हमारी धरती उस समय भी किसी लाश की तरह एग्जिस्ट करती रहेगी। इस अंधकार से भरे अंतरिक्ष में ठंडे पड़ चुके तारे के इर्द गिर्द ये मंजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोलिजन, कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराकर इसे खत्म न कर दे या फिर अपने आप में समाकर इसका अस्तित्व न मिटा दे। ये ब्रह्मांड वाकई एक भयानक जगह है जहाँ पर वायलेंट चीजें होती रहती हैं, और शायद यही ब्रह्मांड का नियम है। इजेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती के पास से होकर गुजरेगा और धरती को ग्रेविटेशनली इस सौरमंडल से बाहर निकालकर फेंक देगा, और धरती किसी बेकाबू ग्रह की तरह इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक ऐसे ही भटकती रहेगी। स्लो डेथ। धरती इसी सौरमंडल में बनी रहेगी जहां ना तो सूरज का प्रकाश होगा और न ही गर्मी। ये उस ड्वार्फ स्टार को अनगिनत बार ऑर्बिट करेगी और अंत में अरबों खरबों साल बाद उसी में समा जाएगी, और धरती की कहानी कुछ इस तरह खत्म होगी। ये दुनिया लाजमी तौर पर एक दिन खत्म होगी जहां हम रहते हैं, जिसे हम धरती कहते हैं। अगर क्रिएशन एक फैक्ट है तो डिस्ट्रक्शन एक अल्टीमेट फैक्ट है, और यहाँ पर हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, आंख बंद करके कोई तुक्का नहीं लगा रहे, बल्कि हमारी आज तक की विज्ञान की समझ और साइंटिफिक अचीवमेंट से निकाला गया एक नतीजा है। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर धरती का फ्यूचर हम जानते हैं, लेकिन जो निकट भविष्य है वो हमारे हाथों में है, हमारे दायरे में है। वो हमारी चॉइस है कि एज अ स्पीसीज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। विज्ञान हमें भविष्य भी दिखा सकता है, लेकिन उस भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे जीना है आजादी और आत्मसम्मान के साथ, वो हमें तय करना होगा, ताकि हम इस ब्रह्मांड में एक अच्छा और बेहतर और एक लंबे समय तक एज अ ह्यूमन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएं। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।